नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ थी उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज़, और इस सीरीज़ का आज हमारा 44वां भाग है। आज के इस वीडियो में भी हम उत्तराखंड के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे कवर करेंगे और इनसे जुड़े हुए जितने भी आपके एक्स्ट्रा फैक्ट हैं इनको भी हम यहीं पे कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के एंड में अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पे कितने क्वेश्चन सही रहे, और साथ ही जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे उनको नोट ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ के जो प्रीवियस 43 वीडियोज़ हैं उनको नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पे सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अमोघ भूति की मृत्यु के बाद कुड़िंदों के मैदानी भागों में किसने अधिकार कर लिया था? तो देखिए, कुड़िंदों से भी प्रश्न बनते रहे हैं, अमोघ भूति को लेकर काफ़ी सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते रहे हैं, ठीक है। और हम जो इस सीरीज़ के अंदर अब ज़्यादा क्वेश्चंस को करेंगे, अधिकतर क्वेश्चन आपके परीक्षा वाणी और अजय रावत की बुक से ही होंगे, ताकि आपका रिवाइज भी चलता रहे। तो पहले प्रश्न का जो सही उत्तर है यह है आपका ऑप्शन बी, शकों ने अधिकार कर लिया था। देखिए, अमोघ भूति कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। प्रथम शताब्दी में अमोघ भूति की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जो कुड़िंदों का मैदानी हिस्सा था इसके ऊपर शकों ने अधिकार कर दिया था, ठीक है। कुड़िंद खत्म नहीं हुए थे, पहाड़ी इलाकों में ये अभी भी शासन कर रहे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्यूरी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग या प्रयोग किसने किया था? तो देखिए, कत्यूरी शब्द का सबसे पहले जो इस्तेमाल किया था, प्रयोग किया था, यह एटकिंसन के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा के चनौदा में गांधी आश्रम को कब बंद कर दिया गया? देखिए, गांधी आश्रम कहाँ है आपका? अल्मोड़ा के चनौदा नामक जगह पर यह आश्रम आपका स्थित है, ठीक है। पहले इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी देख लेते हैं और फिर इसके आंसर पे चलेंगे, ताकि आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता हुआ चले। देखिए, चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना 1937 में गांधी जी के एक अनुयायी शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा की गई। पूछा गया प्रश्न है पेपर में, ठीक है। कब की गई? 1937 में। किसके द्वारा? शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा। इस जो आश्रम है इसको बंद कर दिया गया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 1942 2 सितंबर का दिन था जब इस आश्रम के ऊपर ताला लगा दिया गया। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। शुरू कब हुआ आश्रम, खोला कब गया? 1937 में शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा, और बंद कर दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 2 सितंबर 1942 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कत्यूरी शासन काल में भूमि की माप करने वाले को क्या कहा जाता था? तो अधिकारियों को लेकर भी प्रश्न बनते रहे हैं कि कौन सा अधिकारी क्या करता था। तो कत्यूरी शासन काल में जो अधिकारी भूमि की माप करता था उसके लिए प्रभातार शब्द का प्रयोग होता था, ठीक है। प्रभातार क्या करता था? भूमि की माप करता था। अगर बात करें आभीर की, आभीर का कार्य क्या होता था? जो पशु होते थे, जो दूध आदि देते थे, तो उनसे दूध आदि प्राप्त करने का कार्य आभीर करता था, ठीक है। जो यहाँ पे शौल्किक है, शौल्किक और इसका साथी एक और होता था जिसको हम कहते हैं भोगपति, ये दोनों कर अधिकारी होते थे। इनका कार्य होता था टैक्स कलेक्ट करना, ठीक है। और जो घटपाल होते थे ये आपके गृह द्वारों के रक्षक होते थे, ठीक है, द्वारपाल एक तरीके से। नेक्स्ट है आपका, किस तीर्थ को समस्त तीर्थों का शिरोमणि और समग्र पापों का विनाशक कहा गया है? तो समस्त तीर्थों का शिरोमणि और समग्र पापों का विनाशक ये कहा जाता है देवप्रयाग को। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 आज का, किस ताल के निकट बाबा मोहन उत्तराखंडी शहीद हो गए थे? तो देखिए, बाबा मोहन उत्तराखंडी ने अनशन किया यहाँ पे, और उसके बाद 38 दिनों तक इनका अनशन चला और फाइनली 8 अगस्त 2004 को ये शहीद हो गए थे। कितने दिनों के बाद? 38 दिनों के अनशन के बाद। कहाँ पर हुए थे? बैनीताल के निकट ये शहीद हो गए थे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। 8 अगस्त 2004 को ये शहीद हुए, और ये जो अनशन कर रहे थे, एक तो राजधानी चयन के लिए अनशन कर रहे थे, उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के लिए, और अन्य कई मुद्दों के लिए ये अनशन पे बैठे थे, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पौधे को दारू हरिद्रा या जरिश्क भी कहते हैं? तो दारू हरिद्रा या जरिश्क किस पौधे को कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, जो किल्मोड़ा पौधा होता है इसे हम दारू हरिद्रा या जरिश्क के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ होता है, क्यों ये महत्वपूर्ण है? तो देखिए, यहाँ से आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट, इसे दारू हरिद्रा या जरिश्क भी कहते हैं, और दूसरा पॉइंट, जो वन्यजीव अधिनियम है उसकी प्रथम श्रेणी में रखा गया
है इसको? आपको सीधा प्रश्न बनेगा, इनमें से किस पौधे को वन्य जीव अधिनियम की जो प्रथम श्रेणी है, फर्स्ट क्लास है, उसमें रखा गया है? वो है आपका किलमोड़ा पौधा। ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है? तो देखिए, जो आंख के लिए इस पौधे को अच्छा माना जाता है, आंख के उपचार के लिए। यहाँ पे कुछ अन्य पौधे आपको दिए गए हैं, अन्य कुछ यहाँ पे जड़ी बूटियाँ हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, भेकल का प्रयोग कहाँ पर होता है? जो ये भेकल है, इसका प्रयोग गठिया रोग में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, गठिया के रोग में। अमेश की बात करें तो अमेश को हम हिपोपी के नाम से भी जानते हैं। आपको सीधा प्रश्न बनेगा, इनमें से किस पौधे को हिपोपी के नाम से जानते हैं? वो है अमेश, और ये आपका दवा आदि निर्माण में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कंडाली की बात करें तो कंडाली आपके एमीनिया रोग में काम आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस पंवार राजा को राजनैतिक चतुर और प्रजा को सुख देने वाला शासक कहा गया है? तो देखिए, राजनैतिक चतुर और प्रजा को सुख देने वाला पंवार शासक ये कहा जाता है, ऑप्शन बी, सहजपाल को कहा जाता है। ठीक है, इसको राजनैतिक चतुर क्यों कहा जाता है? हमने पढ़ा था, जब हमने पंवार वंश पढ़ा, वहां पे मैंने आपको बताया कि जो ये सहजपाल है, ये समकालीन है किसके? मुगल सम्राट अकबर के ये समकालीन है। और इसी सहजपाल के शासनकाल में अकबर ने एक खोजी दल, एक अन्वेषक दल यहां पर भेजा उत्तराखंड में गंगा नदी के उद्गम का पता लगाने के लिए। ठीक है, लेकिन उस दल को सहजपाल ने गंगा तक नहीं पहुंचने दिया, हरिद्वार में ही रोक लिया। इसके बावजूद अकबर के साथ इसका युद्ध नहीं हुआ, तो इसीलिए इसको राजनीतिक चतुर माना जाता है कि अकबर की सेना को रोक लिया, अकबर के दल को रोक लिया, और फिर भी अकबर से लड़ाई नहीं हुई, तो इसीलिए इसे राजनीतिक चतुर भी कहा गया और प्रजा को सुख देने वाला शासक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बगवाली पोखर युद्ध किस किस के मध्य में लड़ा गया था? देखिए, ये जो बगवाली पोखर का युद्ध था, ये आपका 1779 में लड़ा गया। ठीक है, कब लड़ा गया? 1779 में ये वॉर हुआ। किस किस के मध्य में हुआ? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ललित शाह और मोहन चंद के बीच में यह युद्ध होता है। जिस युद्ध में मोहन चंद पराजित हो जाता है और इसके बाद ललित शाह अपने दूसरे पुत्र को, जिसका नाम था प्रद्युमन शाह को प्रद्युमन चंद के नाम से कुमाऊं का राजा बना देता है। ठीक है, तो ये युद्ध कौन सा है? बगवाली पोखर का युद्ध। अगला प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध नौढुंगिया भवन कहाँ स्थित है? तो जो ये आपका नौढुंगिया भवन है, ये आपके चंपावत के मांदली गांव में स्थित है। अब आपको गांव के नाम भी याद रखने हैं। आपने देखा होगा, जो अभी हाल ही में पेपर हुआ था, उसमें चंद्र कुंवर बर्थवाल के गांव का नाम पूछा गया था। ठीक है, जनपद भी था लेकिन गाँव का नाम भी दिया गया था। तो अब आपको गाँव का नाम भी याद रखना है, जनपद भी। चंपावत के मांदली गाँव में ये मिला होता है। ठीक है, जो नौढुंगिया भवन है ये कहाँ है? मांदली गांव, चंपावत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरकाशी में गंगोरी के निकट भागीरथी में कौन सी नदी मिलती है? तो देखिए, गंगोरी के निकट भागीरथी में कौन सी नदी मिलती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, असी गंगा, या जिसे कहीं पर असीम गंगा भी लिखा गया है। इस नदी का जो संगम होता है भागीरथी के साथ, ये होता है आपका उत्तरकाशी के गंगोरी के निकट। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। गंगोरी में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? भागीरथी और असी गंगा। असी गंगा की बात करें तो इसका जो उद्गम स्थल है, ये कहाँ से आती है? इसका उद्गम स्थल है उत्तरकाशी का एक प्रसिद्ध ताल है डोडी ताल। डोडी ताल से आती है असीम गंगा और गंगोरी के निकट भागीरथी में मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम रुद्र गंगा की बात करें, ये भी भागीरथी की सहायक नदी है। ये गौमुख के निकट भागीरथी में मिल जाती है। ठीक है, कहाँ पर मिल जाती है? गौमुख के निकट। सिया गंगा की बात करें तो ये भी भागीरथी की सहायक नदी है। ये झाला के निकट, जो कि उत्तरकाशी में ही है, वहाँ पर भागीरथी से मिल जाती है। अलकनंदा आप जानते हैं देवप्रयाग में भागीरथी से मिल जाती है। नेक्स्ट है, राज्य में जीरेनियम की खेती की जाती है। जीरेनियम का मुख्य उत्पाद क्या है? तो देखिए, जीरेनियम का जो मुख्य उत्पाद है ये है आपका सुगंधित तेल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ठीक है, एसएससी के द्वारा भी इसको पूछा जा चुका है CHSL के एग्जाम में। और ये सभी क्वेश्चन, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन देखे, ये आपको सभी के सभी या तो परीक्षा वाणी में मिल जाएंगे या फिर आपको कुछ क्वेश्चन अजय रावत जी की बुक में मिल जाएंगे। वहां से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट है, द्वाराहाट के किस मंदिर से कपमार्क्स मिले हैं? तो द्वाराहाट का एक मंदिर है जिसका नाम है चंद्रेश्वर मंदिर। यहाँ से कपमार्क्स की खोज की गई है। लगभग 200 से अधिक कपमार्क्स यहाँ से मिले हैं, जिनकी खोज हेविट कोर्नाक के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। कोर्नाक ने खोज करी थी द्वाराहाट के जो चंद्रेश्वर मंदिर है यहाँ से कपमार्क्स की।
और ये जो 20 क्वेश्चन है यहाँ से आपके कम से कम 17 मार्क्स ज़रूर आने चाहिए, क्योंकि दोनों बुक आप कई बार पढ़ चुके हो, दोनों बुक्स के कई सारे नोट्स भी हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट है, अशोक चल के किस शिलालेख में उसे खस देश का राजा कहा गया है? तो अशोक चल ने उत्तराखंड के ऊपर आक्रमण किया था और इसको जो बोध गया का शिलालेख है इसमें इसे खस देश का राजा कहा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, महाभारत के किस पर्व में उत्तर कुरु और दक्षिण कुरु का वर्णन मिलता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। महाभारत का जो पर्व है, महाभारत में कई सारे पर्व हैं, आपको पूछ रहा है कौन से पर्व में उत्तर कुरु और दक्षिण कुरु दोनों का वर्णन मिलता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, आदि पर्व में। ठीक है, महाभारत का जो आदि पर्व है, यहाँ से आपके 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट कि यहाँ पे हमें उत्तर कुरु और दक्षिण कुरु दोनों का वर्णन मिलता है। दूसरा पॉइंट, अर्जुन का विवाह जो नाग कन्या थी उलूपी, ठीक है, अर्जुन का विवाह किसके साथ होता है? अर्जुन का विवाह नाग कन्या उलूपी के साथ होता है। कहाँ पर? ये होता है गंगा द्वार, जिसे हम हरिद्वार कहते हैं, वहाँ पर। तो इसका वर्णन भी हमें आदि पर्व में मिलता है। आपको सीधा प्रश्न बनेगा, अर्जुन और नाग कन्या के विवाह की जानकारी महाभारत के कौन से पर्व में है? तो यह है आपके आदि पर्व में। ये विवाह क्योंकि हरिद्वार में होता है, इसीलिए हमको ये पढ़ना है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा एक और पर्व जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है महाभारत का वन पर्व, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पांडवों ने बद्रीनाथ की यात्रा करी थी, बद्रीनाथ धाम की यात्रा करी थी, इसका वर्णन हमें वन पर्व में मिलता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, साकरिया देवता की पूजा किस जनजाति के द्वारा की जाती है? तो जनजातियों और उनके देवताओं को लेकर भी प्रश्न बनते रहे हैं। जैसे अभी पूछा गया था बागनाथ देवता की पूजा, इसी प्रकार पूछा जा सकता है साकरिया देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है? सही आंसर है बोक्सा जनजाति करती है। ठीक है, बोक्सा जनजाति साकरिया देवता को भी पूजती है। इनकी अगर हम बात करें बोक्सा को, तो इनको प्रमुख देवी पूजक के रूप में माना जाता है। ठीक है, यानी कि अधिकतर ये किसकी पूजा करते हैं? देवी की पूजा करते हैं। इनकी प्रमुख देवी कौन है? तो ग्राम खेड़ी देवी इनकी प्रमुख देवी हैं। ठीक है, इसके अलावा साकरिया देवता भी इनके देवता हैं। अगला प्रश्न है आज का हमारा 17वां प्रश्न है, नीलू कठायत को कुमैया खिल्लत की उपाधि किस चंद शासक ने दी थी? देखिए, नीलू कठायत को कुमैया खिल्लत की उपाधि ये दी थी जो जिसके शासनकाल में ये था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, गरुड़ ज्ञानचंद। देखिए, गरुड़ ज्ञानचंद का सेनापति था नीलू कठायत और इसी को कुमैया खिल्लत की उपाधि दी थी। ठीक है, ऐसे भी बन सकता है कि गरुड़ ज्ञानचंद ने कुमैया खिल्लत की उपाधि किसको दी थी? नीलू कठायत को। ठीक है, इनकी पूरी कहानी हमने जब चंद्रवंश पढ़ा था वहाँ पे मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया था कि कैसे नीलू कठायत ने यहाँ पे गरुड़ ज्ञानचंद के साथ इसका जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो संघर्ष होता है, किस बात में विरोध होता है, वो सारी बातें हमने वहाँ पे जानी थी। तो अगर आप उसको डिटेल में जानना चाहते हैं, आप चंद्रवंश वाली वीडियो को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में उत्तराखंड टॉपिक वाइज सीरीज में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में भावर पेटी में किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं? तो ये क्वेश्चन आपके यूके SSC के द्वारा पूछा जा चुका है, परीक्षा वाणी में आपको मिल जाएगा। उत्तराखंड की जो भावर पेटी है, भावर क्षेत्र है, यहाँ पर आपकी उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राज्य में ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी की स्थापना कब की गई? तो उत्तराखंड में ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी इसकी स्थापना करी गई 2006 को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। राज्य के अंदर जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी है इसकी स्थापना 8 जून 2006 को की गई। डेट सहित आप इसको याद रखें। ठीक है, एक और एजेंसी है जो आपको याद रखनी है, एक और सर्टिफिकेशन एजेंसी है, वो है आपका स्टेट सीड सर्टिफिकेशन। ठीक है, सर्टिफिकेशन एजेंसी, इसकी स्थापना कब की गई? स्टेट सीड सर्टिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये की गई आपके 2001 में 14 मार्च को। तो दोनों पॉइंट आपको यहीं पे याद कर लेने हैं। अगर सिर्फ ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की बात करेगा 2006, और अगर बीजों के बारे में बात करेगा, सीड सर्टिफिकेशन की बात करेगा, तो 2001। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, भिलंग से पुनः चांदपुरगढ़ राजधानी किस पंवार शासक ने स्थानांतरित करी थी? देखिए, आप जानते हैं जो पंवार वंश है, इनकी जो प्रारंभिक राजधानी है वो थी इनकी चांदपुरगढ़ी। लेकिन एक राजा आता है सोनपाल, और सोनपाल क्या करता है? राजधानी चांदपुरगढ़ से हटाकर भिलंग घाटी को बना देता है। ठीक है, तो प्रश्न ये पूछ रहा है, भिलंग घाटी से वापस चांदपुरगढ़ कौन लेके आया? सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी आसल देव।
आसल देव पंवार वंश का 33वां शासक था, जो कि राजधानी को चांदपुरगढ़ वापस लेकर आया। ठीक है। सोनपाल ये पंवार वंश का 24वां राजा था, जिसने राजधानी परिवर्तित करी। ठीक है। इसके अलावा ये राजधानी भिलंग घाटी में गई। इसका वर्णन कहाँ मिलता है अगर आपको पूछा जाएगा तो पंवार वंश का एक अभिलेख मिला है, धारशिल अभिलेख। ठीक है। धारशिल अभिलेख किस वंश का है? पंवार वंश का है। ये अभिलेख अनंतपाल द्वितीय का है और इसी अभिलेख में जो ये राजधानी परिवर्तन हुई सोनपाल के द्वारा, इसका वर्णन किया गया है। ठीक है। ये पंवार वंश का 29वां राजा था। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज का आज हमने यहाँ पे 44वां भाग देखा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और साथ ही जो हमने एक्स्ट्रा फैक्ट देखे आपने उनको नोट ज़रूर किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही कम से कम अपने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें और अपना कमेंट स्कोर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने स्कोर को कमेंट करना कि आपके इन 20 में से कितने मार्क्स यहाँ पे आए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।